बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके व्याकरण के पाठ्यक्रम के वाच्य पाठ का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए अब हम वाच्य के इन तीनों प्रकार में से पहले प्रकार का विस्तृत रूप से अध्ययन करें। बच्चों, अब तक आपने जाना उदाहरणों के माध्यम से कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो आइए अब हम कर्तृवाच्य का अध्ययन करते हैं। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जिनमें कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वाक्य का वह रचना विधान कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इसमें कर्ता सदैव ही प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त होता है। भले ही क्रिया का रूप कर्ता के अनुरूप न प्रयुक्त हुआ हो, इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। कल हमने कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेदों की चर्चा की थी और यह जाना था कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिन क्रिया शब्दों को कर्म की अपेक्षा होती है, अर्थात उन्हें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे देखना, खरीदना, सुनाना, लिखना, पढ़ना, भेजना इत्यादि क्रियाएं सकर्मक हैं, क्योंकि इनके लिए कर्म की आवश्यकता है। जैसे देखने के लिए कोई चित्र या कुछ और आवश्यक है, खरीदने के लिए कोई सामान या वस्तु, सुनाने के लिए कोई बात, लिखने के लिए कोई पुस्तिका, पढ़ने के लिए कोई पुस्तक, भेजने के लिए कोई वस्तु इत्यादि। तो इस तरह से आपने जान लिया होगा कि सकर्मक क्रिया में क्रिया के शब्दों को कर्म की अपेक्षा होती है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वे क्रिया होती हैं जिनमें एक कर्म होता है। जैसे रमा ने पुस्तक पढ़ी, तो इस वाक्य में पुस्तक एक ही कर्म है, तो ऐसी क्रियाएं एक कर्मक हुई। यहीं अगर इसी उदाहरण में रमा ने विमला को पुस्तक दी, तो इस वाक्य में विमला भी कर्म हुआ और पुस्तक भी। तो जब 2 कर्म होंगे तो क्रिया द्विकर्मक कहलाएगी। तो आशा है सकर्मक और अकर्मक आप समझ गए होंगे। अकर्मक वे क्रियाएं होती हैं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं या व्यक्ति तैर रहा है, इस तरह की क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, तो ये क्रियाएं अकर्मक होती हैं। तो आइए अब हम उदाहरणों के माध्यम से कर्तृवाच्य को अच्छे से समझें। जैसे हमारा पहला उदाहरण है, देखिए, माँ खाना बनाती है। तो खाना बनाने की क्रिया कैसी है? सकर्मक, क्योंकि इसमें खाना बनाने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, तो वह कर्म हो गया। तो वाक्य है माँ खाना बनाती है में खाना बनाने की क्रिया किस पर आधारित है, किस पर केंद्रित है? माँ पर। और माँ क्या है वाक्य में? कर्ता। तो जब क्रिया कर्ता पर केंद्रित होती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। अगला उदाहरण देखिए, बच्चा रोता है। रोने की क्रिया बच्चे पर केंद्रित है और रोना अकर्मक क्रिया है। तो जब क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है तो
वहां क्रिया कर्तृवाच्य की होती है। अगला उदाहरण, अंशुल ने खाना खा लिया। यहाँ खाना खाने की क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? अंशुल के द्वारा। और जैसा कि हमने कर्तृवाच्य में पढ़ा था कि इसमें कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ होता है, तो यहाँ देखिए ने विभक्ति चिन्ह जुड़ा हुआ है और क्रिया कर्ता पर केंद्रित है और यहाँ खाना खाने की क्रिया सकर्मक है। तो जब क्रिया कर्ता पर केंद्रित होती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। अगला उदाहरण देखिए, लतिका पढ़कर सो गई। यहां सोने की क्रिया किस पर निर्भर है? लतिका पर। तो जब सोने की क्रिया लतिका पर केंद्रित है तो यहाँ कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य। सोने की क्रिया के लिए किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं होती और यह अकर्मक होती है यह क्रिया। और पढ़ना यहाँ क्या था? सकर्मक, अर्थात पर ये पूर्व क्रिया हो गई और सोने की क्रिया उसके बाद हुई। तो आपने पूर्वकालिक और पश्चकालिक क्रिया भी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर सोने की क्रिया लतिका पर केंद्रित है तो यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। अगला देखिए, अशोक पुस्तक पढ़ता है। अशोक कर्ता और पढ़ने की क्रिया क्या है? पढ़ना। तो अशोक पुस्तक पढ़ता में पढ़ने की क्रिया अशोक पर केंद्रित है तो यहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। और पुस्तक यहाँ पर कर्म है तो यहाँ पढ़ने की क्रिया सकर्मक हुई। अगला उदाहरण देखिए, लड़के ढोलक बजाएंगे। लड़के ढोलक बजाएंगे में लड़के क्या है इस वाक्य में? कर्ता है और बजाने की क्रिया किस पर केंद्रित है? लड़कों पर। तो यहाँ बजाने की क्रिया यदि लड़कों पर केंद्रित है तो इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। और ढोलक कर्म है तो बजाने की क्रिया कैसी हो गई? सकर्मक हो गई। रमेश अब शरबत नहीं पी रहा। इसमें शरबत पीने की क्रिया किस पर केंद्रित है? रमेश पर। वो चाहे पिए या चाहे ना पिए, तो शरबत पीने की क्रिया किस पर केंद्रित है? रमेश पर। तो जब कर्ता पर क्रिया केंद्रित होती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। तो इस प्रकार से आपने इन वाक्यों में बनाना, खाना, रोना, सोना, पढ़ना, बजाना, पीना इत्यादि जो क्रियाएं थीं, उनका केंद्र बिंदु, कथ्य बिंदु कर्ता थे, अर्थात माँ, अंशुल, बच्चा, लतिका, अशोक, लड़के, रमेश। तो जब क्रियाओं का केंद्र बिंदु कर्ता होता है तो वहां कर्तृवाच्य होता है और जब कर्ता के साथ ने लगा होता है तो वहां क्या होता है? विभक्ति चिन्ह ने लगता है तो कर्तृवाच्य के वाक्य होते हैं। साथ ही आपने इन सब की क्रियाओं को देखा कि जिस वचन में कर्ता था, जिस वचन का कर्ता था, उसी वचन की क्रिया हुई या उसी लिंग की क्रिया हुई। तो यह भी नियम आपने इन उदाहरणों के माध्यम से समझा। तो आशा है आज आपको कर्तृवाच्य उदाहरणों के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि जब क्रिया का केंद्र बिंदु कर्ता होता है और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार प्रयोग में लाई जाती है तो वहां कर्तृवाच्य होता है। तो अपने अगले वीडियो में हम वाच्य का दूसरा भेद समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।